हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.9 का इंट्रोडक्शन, जहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग आउट द डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। तो जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है ना, और उसका हमने एक एस्पेक्ट पढ़ा था कि भाई इसको हम लोग यूजिंग द लिमिट ऑफ अ सम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा से पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे कि बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल था क्या, इसको क्यों डेफिनेट कहते हैं, है ना। सो डेफिनेट तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक डेफिनेट आंसर है ना। आपका मेरा सबका एक ही आंसर आएगा। इंडेफिनेट इंटीग्रल में वो आंसर इंडेफिनेट था, है ना, क्योंकि वहां पे प्लस सी एंड सी की वैल्यू पता नहीं थी, वो इंडेफिनेट वैल्यू थी, है ना, इसलिए उसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोल देते थे, ठीक है ना। सो बेसिकली इसका क्या मीनिंग क्या था, हमने कहा था कि भैया इसका मीनिंग ये था कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल का अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखें, सो एफ एक्स अगर कोई कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, एंड दिस इज फ्रॉम x इक्वल टू a एंड फ्रॉम x इक्वल टू b, लेट्स से ये एक क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना, x इक्वल टू b तक, ठीक है। सो डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता था, एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। सो इफ दिस इज द एरिया a, देन area is given by the integration of fx dx from x equal to a to x equal to b, ठीक है ना। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। चेक कर लो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पे हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस में भी फंक्शंस के एरिया निकाल रहे होंगे, ठीक है ना, which will be enclosed by some different parts of the curve, ठीक है ना। तो चैप्टर 8 में वहां पे बात करेंगे। बात करते हैं यहां पे 7.9 में हमें और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एरिया फंक्शन, है ना। कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि बेसिकली ये है क्या। फंक्शन आप समझ गए हो ना, फंक्शन किसको बोलते हैं कि जिसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे तो कुछ आउटपुट निकल के आएगा, है ना। For every single input there will be one and only one output, ठीक है ना। सो एरिया फंक्शन क्या है, कहता है कि भैया, कहता है कि एरिया फंक्शन इज व्हाट इज बेसिकली कंसिडर अ कर्व लाइक दिस एफ एक्स, ठीक है ना, एंड दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a एंड दिस इज x इक्वल टू b, है ना। और वी कैन से दैट a, दिस इज a एंड दिस इज b, this is a and this is b, ठीक है ना। now at some point in between a and b we have a value called x, है ना भाई। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से यहां तक की लेंथ, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो देर बिटवीन a और b क्या है, एक पॉइंट है x। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम a टू x fx dx there will be area of x, a से लेके x तक, है ना। अगर हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास एक वेरिएबल एरिया आएगा। आप x को बढ़ाते जाओ, एरिया बढ़ता जाएगा, आप x को घटाते जाओ, एरिया घटता जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एरिया फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एरिया फंक्शन। इतनी सी बात थी, कहले सर ये क्या मजाक था, हाँ यही मजाक था। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज एरिया फंक्शन, ठीक है भैया, क्लियर है। क्लियर है के बाद फटाफट से इसको नोट कर लेंगे नाउ। तो 7.9 पे हम लोग थोड़ा सा एक्चुअल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है, सर एनसीईआरटी के उस पेज पे क्या डिस्कशन है, वो क्या बातें कर रखी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो अब दो थ्योरम और दे रखे हैं, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बात बोर्ड पे जितनी बात है वो क्लियर होगी सभी को, बोर्ड पे जितनी बात है वो सभी को क्लियर होगी बेटा, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। सो नाउ मैं ये वाली बात अब हटा दे रहा हूं क्योंकि ये बात हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आप नहीं हटाना चाहते तो आप एक काम कर लो, इसका साइज को थोड़ा सा हम लोग छोटा करके कहीं खोपचे में रख दें, यहां रख दें क्या, चलो जी।
अब हमने बेटा दो बातें डिस्कस कर ली हैं, इसका भी थोड़ा सा मैं साइज छोटा करके इसको इधर खोपचे में डाल दूं क्या, ठीक है ना। तो ये दो बातें हमने डिस्कस कर ली है, इनको सेपरेट कर देते हैं गोली से, अरे डॉटेड लाइन से यार, है ना। ऐसे हमने इसको सजा के अलग अलग कर दिया कि दो बातें बता दी भैया आपको, क्लियर है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे क्या कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है। 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 इसके ऊपर हालांकि क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, ना बोर्ड में पूछे जाते हैं। कहता है कि भैया अगर ax इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया फंक्शन फ्रॉम a to x, if ax is representing an area function and which is equal to the integral of the fx from a to x, कह रहा then a dash x you can write as simple fx. a dash x you can write simple as fx. a dash x मतलब the derivative of the function, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है कि बात, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास ax is the area function, let's say from what I am saying is let's say from a to something or let's say 0 to let's say x, ठीक है, and this is sin x dx, है ना। then derivative of the ax will be is equal to the derivative of ax will be is equal to simple sin x, that's it। इसको अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, फिर से इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि क्या ये बात सही है कि नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो जांच पड़ताल करेंगे। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ा दी मैंने। कहेंगे सर आप सेकंड मत पढ़ाओ, बेटा सेकंड पढ़ाने वाला हूं और यही पढ़ाऊंगा, सेकंड पढ़ाऊंगा और यही पढ़ाऊंगा, चेक कर लो। तीन बातें अलग अलग कर दी बेटा। एक जगह पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने का क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है, एक बोर्ड पे कई सारी इंफॉर्मेशन देने का क्या फायदा होता है कि आप एक वाइडर पिक्चर देख पाते हो, है ना। आजकल देख रहे हो ना, आजकल जो फोन आ रहे हैं उसमें 4-4 कैमरे हैं, है ना। तो 4 कैमरे में से एक कैमरा क्या होता है, वो वाइड एंगल वाला होता है ना, उसमें ज्यादा मतलब, है ना, पड़ोसियों के भी घर आ जाते हैं उसमें ना, लेफ्ट और साइड वाले, है ना, ठीक है। फोटो तुम्हारी खिंच रही होती है और दाएं बाएं के भी चीज़ आ जाती है। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, है ना, क्योंकि लोगों को इधर उधर की जानकारी ज़्यादा चाहिए। तो ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है ना, जो चाहिए आपको वही लोग देते हैं। चलो जी, सो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में क्या चीज़ है भैया। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहती है। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहती है, कुछ नहीं कहती है, ये कुछ नहीं कहती है। कहता भैया वो जो 7.8 में तुमने पढ़ा था ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, है ना, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो कह रहे थे कि वो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम तुमने पढ़ा था, वैसे मत निकालो डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैं बताता हूं। कहता है कि लेट से fx, अब देखो जब मैं fx कह रहा हूं ना तो ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, है ना। अगर मैं fx फ्रॉम a टू b कह रहा हूं तो इट इज अंडरस्टूड टू एवरी सिंगल पर्सन कि ये फंक्शन a टू b, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये सब चीजें अंडरस्टूड है, ठीक है ना। सो a टू b fx dx, है ना, अगर इसका इंटीग्रेशन मान लो अगर आप a और b की बात ना करते तो कल को इंडेफिनिट इंटीग्रल तो आता था ना आपको, तो मान के चलो fx इसका क्या था, इंडेफिनिट इंटीग्रल ही था। तो कहता है इसमें आप लिमिट लगाओ, इसमें आप लिमिट लगाओ। फिर कैपिटल fx क्या है, देखो बहुत ध्यान से देखो, मैं ये दोनों चीजें बता रहा हूं। ये तो आपका इंटीग्रैंड है, fx तो आपका इंटीग्रैंड है, एंड कैपिटल fx क्या है, इज द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल
एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है ना। सो इसमें आप लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, एंड ये आंसर कैसा होगा, बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ f एट b माइनस f एट a। कोई प्लस सी नहीं आता, कोई प्लस सी नहीं आता। क्यों नहीं आता, जैसे मैं आपको बता दूं, क्यों नहीं आता, मैं आपको बता दूं ना क्यों नहीं आता। देखो जी क्यों नहीं आता, ये देखो, मान लो, अरे क्या कर दिया भाई मैंने, रीडू कर दूं क्या, हाँ। मान लो आपका जो इंटीग्रेशन था वो एफ एक्स प्लस सी आता, मान लो, तो आप क्या करते, अब आप लिमिट रखते तो क्या होता, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी, और कल को भी तो चचा आपके पास यही आता, अरे सी से सी कट जाता ना, तो ये सी को छोड़ दो, ये सी है, छोड़ दो इसको, ठीक है। सो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, एंड ये सब सी की कहानी छोड़ देते हैं। मेन बात याद रखते हैं, मेन बात क्या याद रखते हैं, इज दैट दिस इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूं आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूं तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर 7.9 का थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, क्लियर है भाई बात। चलो जी, यहां पे एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहता हूं कि भाई उनका कहना यह है कि क्या आपने ये जो बात बताई थी, क्या ये सही बताई थी, क्या आपने ये जो बात बताई थी सर, क्या ये सही बताई थी। देखो बेटा, मैं देख लेता हूं कि ये बात मैंने सही बताई थी कि नहीं बताई थी। देखो जी, अगर सचमुच में ax में निकालना चाहता तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता, माइनस cos x, और उसमें मैं लिमिट पुट करता, नाउ दिस इज x की जगह x माइनस का cos x, और माइनस, भाई देखो ना सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा के, माइनस का cos 0, यानी कि इट इज माइनस का cos x और प्लस का cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है ना। नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं ये ax की वैल्यू है, अगर मैं a डैश x निकालूं तो भाई बताओ ना, cos x का माइनस sin x, तो माइनस प्लस, तो sin x और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। क्या सही बात बताई थी, इसका मतलब फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ने भी सही बात बताई थी, ठीक है। ये एंटायर चीज क्लियर हो गई भाई, ये एंटायर चीज क्लियर हो गई, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। तो फटाफट से आराम से, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, तुम्हें कसम है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आराम से प्यार से इसको पूरे को नोट कर लो, ठीक है ना। चलो जी, पास द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, अब एक बात बहुत ध्यान से देखने की है, डेफिनेट इंटीग्रल में है ना, ये प्रॉब्लम हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रल में नहीं आई थी, ठीक है ना। बल्कि वहां पे अंडरस्टूड थी ये बात, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे को कह दे कि 1/x dx फ्रॉम -1 to 1, अब ये क्वेश्चन गलत पूछा है, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन में, इसमें जो इंटीग्रैंड है उसको डिफाइन होने के लिए x शुड नॉट इक्वल टू 0, x शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये बात उनको मेंशन करनी पड़ेगी, और फिर आप क्या करोगे, -1 to 0 और 0 to 1 तक इसको इंटीग्रेट करोगे डिफरेंट सेपरेशंस के साथ। 0 पे ये इंटीग्रेबल नहीं है, चेक करो, मतलब 0 पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपको वो देगा, वो कभी आपको पजल नहीं करेगा, क्योंकि ये तो छोटे मोटे फंक्शन है तो ये तो दिख जाते हैं कि डिफाइंड है कि नहीं है, लेकिन बड़े कॉम्प्लेक्स से फंक्शन है वो पता भी नहीं चलेंगे कि वो डिफाइंड है कि नहीं है, बड़ा उसके अंदर डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको वो बाय डिफॉल्ट जो भी क्वेश्चन आपको देंगे ना, वो डिफाइंड क्वेश्चन देंगे। क्या देंगे, डिफाइंड क्वेश्चन देंगे। यही बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये वाला सेंटेंस का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसके टेंशन में मत पड़े, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो वेल डिफाइंड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ठीक है भैया, बात क्लियर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन।
सो डेफिनेट इंटीग्रेशन करने की आपको मैं 4 टेक्निक सिखाऊंगा डाउन द लाइन। डाउन द लाइन का मतलब कि आपको मैं 4 टेक्निक सिखाऊंगा डाउन द लाइन, यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे उनकी टेक्निक्स बताता रहूंगा, ऐसा कोई थियोरेटिकल टेक्निक्स नहीं बता रहा हूं। तो जैसे कि 27th एग्जाम्पल में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहली टेक्निक क्या कहती है, पहले टेक्निक के बारे में बता देता हूं। वो कहते हैं कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को आप पहले इंडेफिनेट मान के सॉल्व कर लो, जो कि सबसे बेवकूफ तरीका है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए कह देते हैं कि भाई पहले आप इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लो, लिमिट्स हटा दो, इसकी लिमिट्स हटा के सॉल्व कर लो। तो ऐसे हर बच्चा सॉल्व कर देगा, ऐसे हर बच्चा सॉल्व कर देगा। फिर कहते हैं कि भैया अब लिमिट लगाओ। तो अब लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। दैट मीन्स 3 का क्यूब कितना हो गया, ये देखो 3 होते 27 और ये 2 3 9 प्लस सी माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8/3 प्लस सी, एंड वी विल गेट 9 माइनस 8 अपॉन 3। सो यू विल गेट 3 9 27 माइनस 8/3 यानी कि 19/3, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर 19/3, 19/3, ठीक है। 19/3 इज द आंसर। सो एक तो ये टेक्निक है, क्या टेक्निक है बेटा इसमें कि भाई सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। टेक्निक नंबर 1 क्या कहता है कि सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल as solve the question of definite integral first as indefinite integral and then apply limits, and then apply limits, and then apply limits. apply limits मतलब कि putting up upper limit minus putting up lower limit, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। ये तो टेक्निक 1 है। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि आप यार इसको ऐसे करो मत, काहे को पहले इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करना। देखो ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है आसान था, हमने एक बार में सॉल्व किया, हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लेकिन अगर हम ऐसा किसी दूसरे क्वेश्चन में करेंगे तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं 429, ठीक है ना, तो पहले मैं इसको इंडेफिनिट सॉल्व करूंगा ना, पहले मैं इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को हमने t मान लिया, तो उससे कितना हो जाएगा, 30 का 0 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड माइनस 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू dt ओवर dx, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट किया अगर। सो दिस इज माइनस 3/2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/2 dx इज इक्वल टू dt, यानी कि x की पावर 1/2 को मैं √x भी लिख सकता हूं, dx इज इक्वल टू माइनस का 2/3 dt। नाउ अब आप क्या करोगे यहां पे, अगर बहुत ध्यान से देखो तो √x इंटू dx को आप क्या लिखोगे, माइनस का 2/3 dt, और नीचे 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को लिखोगे आप t, तो t स्क्वायर। नाउ माइनस 2/3 एंड दिस इज t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। दैट मीन्स ये कितना हो गया, माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 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 प्लस, तो 2/3 एंड दिस इज t की पावर माइनस 1, तो 2/3t प्लस c, यानी कि 2/3t। t कितना है भैया, 30 माइनस एक्स पावर 3/2 प्लस c। आपने इसको ऐसे सॉल्व किया, ठीक है भैया, आपने इसको
ऐसे सॉल्व किया, ठीक है जी, आपने इसको ऐसे सॉल्व किया। कैसे? पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मान लिया, पहले इसको आपने क्या मान लिया? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मान लिया, एंड देन आपने इसको सॉल्व किया, है ना। बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है भैया। सो दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू हैव गॉट। तो यानी कि अब आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या सा आ गया? इंटीग्रेशन, ओरिजिनल इंटीग्रेशन, यानी कि रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स पावर 3/2 का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 30 माइनस एक्स पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है भैया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे? अब लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि फ्रॉम 4 to 9, यानी कि फ्रॉम 4 to 9। ठीक है, सो अपर लिमिट वैल्यू रखेंगे ना, पहले अपर लिमिट वैल्यू रखेंगे, यानी कि 2 अपॉन, इसी को हटा दे रहा हूं मैं, अभी हटा दे रहा हूं ना, मेरे दिमाग में फटाफट खत्म करो। सो 2/3, जहां पे एक्स है वहां की वैल्यू क्या रखेंगे? अपर लिमिट 9, तो यानी कि 30 माइनस 9 की पावर 3/2 माइनस 2 अपॉन, अब लोअर लिमिट रखेंगे 3 इंटू 30 माइनस 4 की पावर 3/2, दैट्स इट। तो कितना हो जाएगा ये? 2/3 इंटू, देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, 3 का स्क्वायर लिखेंगे इसको और पावर 3/2, तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना होगा? 2 से 2 कट जाएगा, और 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, तो यहां पे क्या रख दूंगा मैं? 27 रख दूंगा, है ना, 27 रख दूंगा, माइनस 2/3 इंटू 30 माइनस अब ऐसा भी कर सकते थे कि लिमिट लगाने से पहले कांस्टेंट को बाहर भी ले सकते थे, 2/3 को बाहर भी ले सकते थे ना, आप बाहर भी ले सकते थे। हाँ, तो 30 माइनस, ये देखो 4 को लिख दूंगा मैं 2 का स्क्वायर और पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहां पे क्या लिख दूंगा? 8 लिख दूंगा ना, 8। सो इसको सॉल्व करेंगे भैया, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे भाई, जरा से ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इट इज 2/3 इंटू 3 माइनस 2/3 इंटू 30 माइनस 8, कितना हो जाएगा? 2200। सो कितना हो गया भैया? ये 2/9 माइनस 2/66, ठीक है ना, 22 दिया 66। एंड यू कैन टेक ऑल्सो द एलसीएम, एलसीएम कितना भैया? इट इज 66 इंटू 9, है ना, तो 66 और 9 का एलसीएम की अगर हम बात करें तो 66 के क्या फैक्टर्स हैं भैया? इट्स लाइक 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 कम 3 3 कम 3 एंड 11, ठीक है, और 9 के तो फैक्टर्स क्या हैं? 3 इंटू 3, ठीक है ना। सो एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? एलसीएम आ जाएगा 11 तिया 33, अरे देखो ना, 11 इंटू 3 तिया 9, ठीक है ना, और 2, है ना, तो 9 दूनी 18 इंटू 11, दिस विल बी द एलसीएम, ठीक है ना। नाउ अभी कितना हो गया? 22 इंटू 2 44 माइनस 11 तिया 33 दूनी 66, तो 3 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 तिया 6, सो इट इज लाइक 38/99 दूनी कितना हो गया? 198 ना, 198। इसको अगर हम लोग 2 से काटने लगे, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 निम 18, 2 निम 18, है ना, तो 19/99 शुड बी अवर आंसर, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना आंसर क्या है। 19/99 इज अवर आंसर, ठीक है ना। सो दिस इज वन टेक्निक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज वन टेक्निक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, है ना। अब दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है? देखो ये कौन सी टेक्निक है? टेक्निक 1। कैसे? कि हमने इसमें क्या करा? पहले डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को, है ना, फर्स्ट वी सॉल्व एज इनडेफिनेट इंटीग्रल, फर्स्ट वी सॉल्व एज इनडेफिनेट इंटीग्रल, है ना,
indefinite integral and then applied limits, ठीक है। लेकिन दिस इज द बिगिनर मेथड, है ना, बच्चों वाला मेथड है ये, ठीक है, बच्चों वाला मेथड है ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम दूसरा मेथड सीखने वाले हैं कि भाई ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाया है ना हमने, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन लगाया है ना, फिर हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाया, देन टी में सॉल्व किया, फिर वापस एक्स में लेके आए एंड देन लिमिट अप्लाई किया, इतना लंबा काम किया, है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है, टेक्निक नंबर 2 क्या है। पहले उसके लिए पहले सभी लोग फटाफट से इस टेक्निक से जो सॉल्व हुआ है इसको नोट कर लें, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नाउ अब जब हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाया ही है ना, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 19/99 हमारा आंसर आया था, ठीक है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग डायरेक्ट, है ना, हम लोग पहले इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल डायरेक्टली, सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल, दूसरी टेक्निक है सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल डायरेक्टली बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिकली एक्सरसाइज 7.10 का इंट्रोडक्शन भी है। एक्सरसाइज 7.10 का इंट्रोडक्शन आपको कैसा मिलेगा, हार्डली 10-15 मिनट का। क्यों, क्योंकि उसका मेन पार्ट में यही पे बता दे रहा हूं, ठीक है ना। उसमें करते क्या है देखते हैं बहुत ध्यान से देखते हैं। तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, देखो जी। अब बहुत ध्यान से देखेंगे हुआ क्या है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो हमने काम किया है कि हमने इसको टी मान लिया, ये हमें दिख गया था, अच्छा, और इसको हमने डिफरेंशिएट करा बोथ साइड, तो हमारे पास ये चीज आ गई थी। नाउ अब बहुत ध्यान से देखना, जब क्वेश्चन में हमने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, जब क्वेश्चन में हमने इसको टी मान लिया, तो ये लिमिट्स किसकी हैं, बहुत ध्यान से देखो। जो बात मैं बता रहा हूं सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। जब हमने क्वेश्चन में अंदर इसको टी मान लिया, तो ये लिमिट किसकी दे रखी है, एक्स की लिमिट दे रखी है। यहां पे वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है। लाऊं, अब तो वेरिएबल तो चेंज हो चुका, वेरिएबल तो टी आ चुका, तो ये लिमिट्स किसकी आएंगी, लिमिट्स भी टी की आएंगी। अब क्या होंगे, लिमिट्स भी टी की आएंगी। टी की लिमिट्स आएंगी तो कैसे आएंगी कि देखो, जब x लोअर लिमिट में 4 था तो t क्या होगा, t होगा 30 - 4 की पावर 3/2। जब x की वैल्यू अपर लिमिट में 9 थी तो t की वैल्यू क्या होगा कि 30 - x कितना, 9 की पावर 3/2, अपर लिमिट ये हो जाएगी। हमने क्या करा, हमने जब वेरिएबल चेंज करा तो साथ साथ उसी वेरिएबल में लिमिट्स भी लिख दी। अब क्या होगा, अब इससे ये फायदा होगा कि हमें क्वेश्चन को वापस x की फॉर्म में नहीं लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब हमने क्या करा, लिमिट ही उठा के t की लिमिट्स में लिया है। भाई पहले x की लिमिट्स थी और अब हमने क्या करा, अब अगर हमने सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट भी हम लोग नए वेरिएबल के हिसाब से लिया है। अब हम लोगों को क्वेश्चन को पुराने अपने ओरिजिनल वेरिएबल में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब देखो ये कितना हो जाएगा, 30 - 9 को लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 3/2, सो 3 का स्क्वायर है ना, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर पावर 3/2, सो 2 से 2 गया तो 3 × 9 = 27, सो ये आ जाएगा 3। अब इतनी बात अगर आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, तो मैं ये t की वैल्यू 3 यहीं पे लिख सकता हूं, है ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 30 - 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 गया एंड दिस इज 30 - 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 22। यानी कि इतनी बात अगर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो तो मैं इसको डायरेक्ट 22 लिख सकता हूं। अब देखो फायदा क्या हुआ हमें क्वेश्चन में,
हमने क्वेश्चन में अब हमारा 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी, तो टी स्क्वायर। रूट एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का 2/3 डी टी, और नई लिमिट्स भी किस में आएंगी, टी में, 22 से 3। ठीक है, नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3 एंड टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 एंड लिमिट अप्लाई करेंगे 22 से 3। हा हा, ध्यान से देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये -2 + 1, इसको माइनस बाहर ले सकते हैं हम लोग, तो प्लस का 2/3 एंड दिस इज टी की पावर माइनस, देखो ना ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखो -2 + 1 माइनस देगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3, और ये कितना हो जाएगा, टी की पावर -2 + 1, टी की पावर -1, तो 1/t, एंड दिस इज व्हाट वी कैन राइट, इट इज 322। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि द आंसर वी विल गेट इज 2/3 इंटू 22 या 66। नाउ दिस इज 22 माइनस 3, सो यू विल गेट 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, सो 22 में से 3 गया 19, 33 या 99, सो 19/99 इज द आंसर। पिछला सॉल्यूशन देखना जो आपने नोट किया होगा, और ये सॉल्यूशन देखना, ये सॉल्यूशन कितना कॉम्पैक्ट है ना। कहने लगा सर पिछले वाला हमें समझ में आ गया था, ये भी समझ में आ जाएगा। एक बार देखो ना, आपने करा क्या है, आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया, सारे काम तो वही करे, बस आपने क्या करा, नई लिमिट्स ले आए, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू रख के t की भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट ले आए, बस उससे क्या फायदा हुआ, हमें t से वापस x में नहीं ले जाना पड़ा क्वेश्चन को, यहीं के यहीं हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट्स है वही किसकी है, t की लिमिट्स है, हमने आंसर निकाल दिया। बहुत प्यारी टेक्निक है और आपको बड़ा काम देगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फटाफट से सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी, अब क्वेश्चन करते हैं। तो यानी कि हमने दो टेक्निक सीखी, एक तो डायरेक्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल, पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में सॉल्व करते हैं एंड देन हम लोग लिमिट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। एक टेक्निक तो हमने ये सीखी, उसके बाद हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना सीख लिया डेफिनिट इंटीग्रेशन में डायरेक्ट। सो डायरेक्ट डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका मतलब आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि बची हुई दो टेक्निक्स क्या है, कि भाई डेफिनिट इंटीग्रल में बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं, और डेफिनिट इंटीग्रल में सर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं, यही चार टेक्निक्स है। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलो जी, तो आगे क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग आपको टेक्निक सिखाते चलेंगे। क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं 27th के थर्ड पार्ट पे ना। अब पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है, चेक कर लो। तो यानी कि टेक्निक नंबर 3 क्या, कि डेफिनेट इंटीग्रल प्लस पार्शियल फ्रैक्शन कैसे चलता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस पार्शियल फ्रैक्शन कैसे चलता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a/x+1 प्लस b/x+2, यानी कि x इज इक्वल टू ax+2 प्लस bx+1। नाउ x की वैल्यू अगर -2 रखोगे तो लेफ्ट साइड में -2, ये खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा b -2 + 1 -1, तो b की वैल्यू प्लस का 2 आ गई भैया। फिर क्या करोगे, x की वैल्यू अगर -1 लोगे तो लेफ्ट साइड में -1, ये खत्म, और a -1 + 2 यानी कि प्लस का 1, तो a की वैल्यू -1 आ गई। यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन आया है भैया, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ध्यान से देखेंगे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपके पास 1 to 2x/x + 1 dx x + 2 dx, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 से 2, और इस पर्टिकुलर पार्ट को दो हिस्सों में लिख सकते हो आप ऐसे, तो a यानी कि -1/x + 1
एंड प्लस बी, बी इज 2, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है ना, dx, ठीक है ना। क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे अब सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है भाई, 2 1 to 2 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब किसी भाई को अगर ये इंटीग्रेशन नहीं आते तो 7.2 करने की जरूरत है उसको, ठीक है ना। तो ये समथिंग लीनियर फंक्शन है, तो 1 अपॉन समथिंग यानी कि लॉग मॉडुलस समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। और लिमिट लगा देंगे 1 to 2 प्लस 2 1 अपॉन समथिंग, समथिंग इज अ लीनियर फंक्शन, है ना, समथिंग इज ऑलवेज अ लीनियर फंक्शन, तो 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अरे समथिंग किसे कह रहे हैं, इस लीनियर एक्सप्रेशन को समथिंग कह रहे हैं, तो 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन लॉग समथिंग, बट समथिंग क्या होना चाहिए, एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए। समथिंग क्या होना चाहिए, 1 अपॉन समथिंग इज लॉग समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन, लेकिन समथिंग क्या होना चाहिए, एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए, यानी कि x की पावर 1 होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना। ठीक है, सो दिस इज लिमिट लगाएंगे 1 to 2, तो इसका मतलब कितना हो गया, माइनस अपर लिमिट log 2 प्लस 1 3, है ना, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3, माइनस log 1 प्लस 1 2 प्लस 2 log 2 प्लस 2 4 माइनस log 1 प्लस 2 3। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट, log m माइनस log n, एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, कितना, log m अपॉन n, यानी कि माइनस log 3 अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस 2, इसको लिख देंगे हम log 4 अपॉन 3। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और भी होती है, log m पावर n इज इक्वल टू n log m, तो यानी कि ये माइनस ऊपर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा log 2 अपॉन 3, और ये 2 ऊपर पहुंचा देंगे तो log 4 चौक 16 बटे 3 तिया 9, है ना, ये 2 कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा 4 अपॉन 3 की। ठीक है जी, अब नीचे के जो ज्ञान बताता रखा है मैंने आपको, है ना, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आपको नोट कर लेना चाहिए था, ठीक है, कर लो यार, अभी भी कर लो ना। इसको क्या करेंगे, log m प्लस log n, ये क्या है प्रॉपर्टी, log m प्लस log n, इट इज log m इंटू n, सो log 2 अपॉन 3 इंटू 16 अपॉन 9, तो कितना हो जाएगा, log 16 दूनी 32 9 तिया 27। क्लियर है क्या भाई, क्लियर है, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, पास द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो log 32 बटे 27 इज अवर आंसर। क्लियर है, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका चौथा पार्ट देखते हैं ना, चौथा पार्ट देखते हैं क्या होगा भैया चौथा पार्ट में, चौथे पार्ट में क्या होगा देखते हैं। तो चौथे पार्ट में कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ओ माय गॉड सर, ये तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, कैसे, देखो sin 2t को मैं u मान लूं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इज व्हाट, cos 2t इंटू 2t का 2 dt इज इक्वल टू du हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्योंकि मैं क्या करूंगा, हाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, तो मैं अभी लिमिट्स t में दी हुई है, मैं u में लिमिट्स लाऊंगा क्योंकि नया वेरिएबल क्या है u। सो t इक्वल टू जब 0 होगा तो u कितना होगा भैया, sin 2t, t की जगह क्या लिख देंगे 0, sin 0, यानी कि u की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, इट sin 0 इज 0, ठीक है ना, क्लियर है। सो यहाँ पे हटा के मैं क्या कर दे रहा हूँ, u की वैल्यू 0 दिखा दे रहा हूँ, अरे क्या हो गया भैया, हाँ u की वैल्यू 0 दिखा दी, ठीक है ना। नाउ जब t की वैल्यू π/4 होंगी तो u की वैल्यू क्या होंगी, sin 2, और t की वैल्यू कितनी है π/4, तो 2 दूनी 4 यानी कि sin π/2, यानी कि sin 90 की वैल्यू 1, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, इट इंप्लाइज u की वैल्यू 1। अब ये जितनी भी बात है इसको हटा के जगह की बचाने के लिए मैं क्या लिख दे रहा हूं,
u इक्वल टू 1 लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन कैसा होगा देखो जी, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्योंकि नया हमने साइन 2t को u मान लिया तो u क्यूब, लिमिट्स हमारी u में चलेंगी अब, है ना, नया वेरिएबल क्या है u, तो u 0 to 1। अच्छा, अब cos 2t dt इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, du अपॉन 2। ठीक है, सो 1 अपॉन 2, u क्यूब का कितना इंटीग्रेशन होगा, u की पावर 4 अपॉन 4 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ओ बाबा, कितना आसान क्वेश्चन था भाई। चाहे इस कांस्टेंट को आप बाहर भी ले सकते हो ना, ठीक है, और आप इसमें ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप इसको। तो 1 अपॉन 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, इट इज 1 अपॉन 8, है ना। 1 की पावर 4 1, 0 की पावर 4 0, ठीक है ना। सो 1 अपॉन 8 इज अवर आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था भाई, है ना, 2 लाइन में हमने इसको हटा दिया। ठीक, चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं 7.10 एक्सरसाइज के। मैं 10 इसलिए बोल रहा हूं, वैसे तो 7.10 बोलना चाहिए, बट 10th इज द ऑर्डर ऑफ द एक्सरसाइज, है ना, दैट इज व्हाई, है ना। कुछ लोग कहेंगे भाई मैथ्स का टीचर है तब भी 7.10 बोल रहा है ना। सो दिस द 10th एक्सरसाइज इन द ऑर्डर एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग 7.10, राइट। सो इसके अंदर जो पढ़ाना है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं 7.9 के अंदर, ठीक है ना, कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन विद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, है ना। सो 7.10 के एग्जाम्पल्स ना छूटे तो इसलिए मैं इस पर्टिकुलर चीज को रिवाइज कराते हुए 2 एग्जाम्पल्स कर रहा हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, 7.10 का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि 2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैं एक ही वीडियो में करा रहा हूं, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पे साफ साफ दिख गया है कि x पावर 5 प्लस 1 को t लेंगे, एंड इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 5x पावर 4 dx इज इक्वल्स टू dt, राइट, क्लियर है, ओके। नाउ अब x की वैल्यू जब -1 होगी तो t की वैल्यू कितनी होगी, इट्स -1 की पावर 5 प्लस 1, दैट इज कितना हो जाएगा, इट्स लाइक -1 प्लस 1 दैट इज 0। सो व्हेन x इक्वल टू -1 तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे सभी लोग, तो ये चीज मैं हटा रहा हूं, है ना, जो काम की चीज है वो मैं ले रहा हूं, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू -1 t इज इक्वल टू 0। नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 1 तो इसका मतलब क्या होगा, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 1 तो 1 की पावर 5 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है ना। इट इंप्लाइज t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है ना। सो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है बच्चों। नाउ अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो जी, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया, सिंपल, हम लोग 5x पावर 4 dx, देखो रूट x पावर 5 प्लस 1 को तो क्या लिख देंगे, रूट t, और 5x पावर 4 और dx को क्या लिख देंगे, dt, एंड लिमिट क्या है, फ्रॉम t इक्वल टू 0 से 2 तक। तो इट इंप्लाइज, सिंपल, आप क्या करोगे, कैसे करना है आपको, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 and applying the limits from 0 to 2, so it is like t की power 3/2 upon 3/2, है ना। अब 2 एकम 2 प्लस 1 3 ना, तो 3/2 था तो 2/3 हो गया ना। सो बेसिकली 2/3 को आप बाहर भी ले सकते हो और लिमिट अपना वही 0 to 2 रहेगी, ठीक है ना। तो t की पावर 3/2 0 to 2, ठीक है जी। नाउ व्हाट विल हैपन, अब आप ध्यान से देखेंगे 2/3, नाउ 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, सो यू विल गेट 2 इंटू 2 की पावर 3/2 अपॉन 3, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर 5/2 अपॉन 3, ठीक है। तो दिस शुड बी अवर आंसर, है ना। तो आंसर चेक कर लेते हैं, कितना आंसर है भैया किताब में, कि 2 की पावर 5/2 अपॉन 3, है ना। नाउ आंसर उन्होंने कैसे दिया हुआ है, देखो आंसर उन्होंने कैसे दिया हुआ है, 2 की पावर 5/2 अपॉन 3 का आंसर कैसे दिया हुआ है उन्होंने बोला कि भैया दिस इज, लेट्स से ऐसे कर लो और ऐसे कर लो,
और इसको आप लिख दो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर हाफ अपॉन 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 पावर हाफ कितना हो गया √2/3। तो ये आंसर 4√2/3 के भी इक्विवेलेंट होगा। ये आंसर ध्यान से देखेंगे, ये आंसर 4√2/3 के इक्वल भी होगा। ठीक है, सो दिस आंसर विल बी ठीक है, सो दिस आंसर विल बी 4√2/3। और कैसे आया मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। ठीक है ना, सो फटाफट से इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से इसको नोट करेंगे। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करेंगे। चलो जी स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एक और एग्जाम्पल है इसमें, है ना, तो फिर इसका इंट्रोडक्शन यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट, तो 7.10 इंट्रोडक्शन में एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 29, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइजेस 7.9 एंड 7.10। ठीक है ना, सो एग्जांपल नंबर 29 में वो क्या कहता है, यहां पे साफ साफ मेरे को दिख रहा है कि भाई tan इनवर्स x को अगर मैं t ले लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, और उससे क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अच्छा, लिमिट में अगर चेंज करना चाहूंगा क्या करना ही है, व्हेन x इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का मतलब क्या है 0, tan इनवर्स 0 का मतलब क्या है 0, सो t की वैल्यू कितनी होगी भैया, इट्स 0। ठीक है, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन t की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स 1, एंड दिस इज π/4, π/4। ठीक है, नाउ इट इंप्लाइज, अब हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सो लिमिट, नई लिमिट्स क्या है, नई लिमिट्स क्या है, नई लिमिट्स है t की फ्रॉम 0 टू π/4, tan इनवर्स x को मैं लिख दूंगा t, एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को लिख दूंगा dt, सो इट इज लाइक t²/2 एंड लिमिट इज 0 टू π/4, so this is 1/2 t² π/4, है ना, लोअर लिमिट 0, so 1/2 it is π²/16 and 0 का स्क्वायर यानी कि 0, यानी कि π²/32 will be our answer। क्लियर है, तो ऐसे बहुत सिंपल से आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है ना, जिसमें हम लोग डायरेक्ट, है ना, लिमिट चेंज करके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। क्लियर है बच्चों, सभी को समझ में आया? चलिए जी, तो अब प्रोसीड करते हैं भैया, एक बार मैं जरा आंसर चेक कर लूं, यस π²/32, यस। तो अब प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10 के क्वेश्चंस पे, है ना, तो बैक टू बैक आपको एक्सरसाइजेस की वीडियो मिलेंगी, है ना, सो उसमें मिलते हैं और करेंगे क्वेश्चन 7.9 7.10 के क्वेश्चंस को बहुत धुएंधार तरीके से, बहुत तेजी से, है ना, क्योंकि इट्स वेरी इजी, एंड फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे और मूव करेंगे अपना 7.11 पे, जहां पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, एंड विच इज द मोस्ट अवेटेड एक्सरसाइज इन द एंटायर चैप्टर। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर कुछ नया सीखने वाले हैं, मजा आएगा। ठीक है ना, चलो स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं एक्सरसाइज 7.9 की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।